गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का विषय है अपनी अपनी किस्मत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, सुशीला की आंखों में आंसू भरे थे। भरी हुई आंखों से वो अपने पति नीलेश की तस्वीर देख रही थी। ना तो उसे कुछ खाने का मन कर रहा था और ना ही उसका काम करने का मन हो रहा था। तभी सुशीला के कानों में उसकी 8 वर्षीय बेटे की आवाज़ आई। वो अपनी दादी से कह रही थी, मुझे भूख लगी है और माँ ने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, आप उनके लिए रोटी बना दो। तब उस बच्ची की दादी कांता जी गुस्से में कहने लगी, एक तो तेरी माँ मेरे बेटे को खा गई और अब उसके लिए मैं खाना बनाऊं। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया हुआ। दुख में डूबी हुई सुशीला को जैसे तीर सा लगा। वो हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। उसकी सास पहले तो उसे पलकों पर बैठा कर रखती थी। कोई अगर सुशीला के बारे में गलत बोल देता था तो कांता जी सामने आकर खड़ी हो जाती थी और बहू को बचाने की कोशिश करती थी। उस दिन सुशीला अपने पति की मृत देह को देखकर सुन्न रह गई थी और रोई नहीं थी। तो बहुत से लोग बातें करने लगे कि ये औरत कितनी बेशर्म है जो पति की मौत पर रो भी नहीं रही। तब भी उसकी सास ने, कांता जी ने लोगों को फटकार दिया था कि मेरी बहू के बारे में कोई राय मत बनाना, ये बेचारी तो अभी खुद ही सदमे में है। साथ संगत जी, नीलेश को कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए वो इस दुनिया से चला गया और आज सास की बातें सुनकर सुशीला को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही सास है। सुशीला हैरान सी सोचने लगी, तो क्या मेरी सास का प्यार पहले केवल दिखावा था? पहले वो बेटे को दिखाती थी, बेटे के सामने अच्छा होने का नाटक करती थी, और आज जब बेटा देखने वाला नहीं है तो अकेले में मुझे ताने मार रही हैं। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे तो कांता जी ने उसे कोसते हुए कहा, आंसू बहाकर क्या दिखा रही है? अगर भूख लगी है तो अपनी रोटी खुद ही बना ले, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। एक तो वैसे ही मेरा बेटा चला गया, अब तुम लोगों के लिए क्या मैं नौकरानी बन जाऊं? इतना कहकर कांता जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुशीला ने अपनी बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुशीला का 2 वर्षीय बच्चा भी अपनी माँ से लिपट गया। इसके बाद सुशीला ने अपनी बेटी को प्यार से कहा, देखो दादी से कोई भी काम करने के लिए मत कहना, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं खाना बनाती हूँ, दादी को क्यों कहा? फिर सुशीला ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और रसोई में आ गई। रसोई में आकर उसने सबके लिए खाना बनाया। भले ही कांता जी ने उसे कोस दिया था, लेकिन वो अपना फ़र्ज कैसे भूलती? आखिर वो भी नीलेश की माँ जो थी। एक ही झटके में सुशीला अपना फ़र्ज कैसे भूल जाती? सबसे पहले उसने कांता जी की थाली लगाई और उनके कमरे में जाकर खाना दे दिया। कांता जी ने बहू को देखते ही दूसरी ओर मुंह घुमा लिया, लेकिन वो सास की थाली उनके पास रखकर बाहर आई। फिर अपने बच्चों के लिए उसने खाना लगाया। तब बच्ची कहने लगी, माँ आप खाओगी, मैं तभी खाऊंगी। आपने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं तो आपके लिए खाना बनाने के लिए बोल रही थी। सुशीला की आंखों से फिर आंसू बहने लगे तो बच्ची बोल पड़ी, तुम भूखी रहोगी और पापा की तरह तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन बनाएगा? देखो दादी भी खाना नहीं बना कर देती। तुम ठीक से नहीं रहोगी तो माँ हम भूखे रह जाएंगे। अपनी बेटी की मासूमियत भरी बातों में अपने लिए सुशीला ने तड़प देखी और वो सोचने लगी कि नीलेश को दूर जाने की इतनी जल्दी क्या थी। खैर सुशीला का गला भर आया था तो उसने पानी पीकर गला साफ किया, फिर बच्चों के साथ बैठकर वो खाना खाने लगी। तो जैसे ही सुशीला ने पहला निवाला खाया, दूसरी तरफ कांता जी की आंखों से 2 आंसू गिर पड़े। वो अपने कमरे में दरवाजे की आड़ से देख रही थी कि बहू ने खाना खाया या नहीं। जब सुशीला ने खाना खाना शुरू किया तो कांता जी ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा और वो भी खाना खाने बैठ गई। हालांकि उनका मन बहुत था कि पहले की तरह वो बहू के साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फ़िलहाल बहू के जीवन की धारा में वापस जोड़ने के लिए उनको कठोर रहना बहुत ज़रूरी था। कांता जी सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि उनकी बहू खुद को संभाले, वरना 2 दिनों से जब वो बहू के लिए खाना ले जा रही थी तब वो खाने से मना कर रही थी। आज जब उन्होंने बहू को फटकारा तब जाकर उसके आत्मसम्मान को चोट लगी
और वो मजबूती के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए खड़ी हुई। कांता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद वो कमरे से बाहर निकली और गुस्से में सुशीला को देखकर बोली, अब फिर से रोने मत बैठ जाना। सारे बर्तन साफ कर दे और जल्दी से दुकान का हिसाब किताब देखना शुरू कर। बहुत हो गया रोना धोना। मैं तुझे यहाँ मुफ्त में बिठाकर रोटी नहीं खिलाऊंगी। सुशीला इस ताने से फिर हैरान। वो सोचने लगी कि अभी तो नीलेश को गए हुए 1 महीना भी नहीं बीता और मेरी सास मुझे हिसाब किताब संभालने के लिए कह रही हैं। क्या सच में मेरी सास को अपने बेटे के जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या उन्हें बस भौतिक चीज़ों से मतलब है? भावनाओं का मेरी सास के लिए क्या कोई मोल नहीं? लेकिन वो देख चुकी थी कि ऐसे दुखी बैठकर रोने से कोई काम होने वाला तो है नहीं। इसीलिए वो पति के हिसाब किताब वाली जो एक डायरी थी वो लेकर आ गई और सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। अगले दिन उनके गांव से ताऊजी का बेटा आ गया और वो कांता जी के पास जाकर बैठ गया। फिर अपनी बातों में उन्हें बहलाते हुए बोला, चाची अब भैया तो रहे नहीं, शहर में उनकी इतनी अच्छी दुकान है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ शहर में चला जाऊँ, अब सब मुझे ही तो संभालना होगा। कांता जी सब समझ रही थी। उन्होंने उसे 2 टूक जवाब देकर कहा, हमारे दुख में शामिल होने के लिए आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला लेंगे। उस समय तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया जब नीलेश इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। फिलहाल हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अगर होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। तो वो तो वापस चला गया। सुशीला भी सब सुन रही थी। वो सोच में पड़ गई कि अगर आज मेरी सास ने ताऊजी के लड़के को सब कुछ संभालने के लिए दे दिया होता तो ना जाने उनका क्या होता। वो तो बाकी लोगों को कोई महत्व ही नहीं देता था। उसे लगा कि चलो मेरी सास ने एक सही फैसला लिया। तभी उसकी सास की एक आवाज़ गूंजी, मैं दुकान पर जा रही हूँ, महीनों से दुकान बंद पड़ी है, थोड़ी साफ सफाई करवाती हूँ, तो काम संभालना शुरू कर। सुशीला को वैसे कुछ करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसे भी अब काम करना था, क्योंकि जो चला गया था वो वापस तो नहीं आने वाला था। दिन गुजरने लगे। कांता जी एक ममतामयी माँ से कठोर सास के रूप में आ गई। वो हमेशा बहू को डांटती फटकारती और सुशीला भी कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए अपने दुख को पीछे रख कर आगे बढ़ते जा रही थी। एक दिन ऐसे ही सुशीला दुकान से वापस आ रही थी तो वो थोड़ी बीमार हो गई। उसे चक्कर आए, उसका मन घबराने लगा। जब वो घर पहुंची उसने सास को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हालांकि सुशीला जानती थी कि कांता जी उसे 2 बातें और सुना देंगी, लेकिन जब कांता जी ने ये सुना उन्होंने तुरंत ही सुशीला को आराम करने को बोला। खाना भी बनाकर वो ले आई, फिर अपने हाथों से बहू को खिलाने लगी। तो सुशीला फिर हैरान हो गई। वो रोते हुए बोली कि पिछले 3 महीनों से मैं देख रही हूँ कि नीलेश के जाने के बाद से आपका व्यवहार बदल गया है, लेकिन आज आप पहले की तरह मेरी माँ के जैसे मेरा ध्यान रख रही हैं। आप हमेशा ही ऐसी क्यों नहीं रह सकती? नीलेश को तो हमने खो दिया, इसके साथ ही मुझे लग रहा है जैसे मैंने एक प्यार करने वाली माँ भी खो दी है। कहते कहते उसका गला भारी हो गया तो कांता जी का दिल तड़प गया। उन्होंने धीरे से कहा, बहू समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं। मैं बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं बदली हूँ। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही माँ हूँ जो पहले थी। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को तकलीफ़ में कैसे देख सकती थी? मैंने जानबूझकर तुम्हें डांटा फटकारा ताकि तुम अपने दुख से बाहर आओ, अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाओ। अगर मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार से पुचकारती रहती, तुम्हारा ध्यान रखती, तो तुम दुख में डूबी रहती, कभी अपने ऊपर ध्यान ना देती, ना बच्चों का सोचती। इसीलिए मैं तुम्हें फटकारने लगी, तुम्हें कड़वी बातें सुनाने लगी ताकि तुम अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ तो करो। मेरी माँ की दशा भी तुम्हारे जैसी ही हुई थी। मेरे पिता के जाने के बाद वो गुमसुम हो गई थी। उस समय मेरी चाची पूरा घर संभालती थी। मेरे चाचा ने बाहर का काम संभाल लिया और खेती भी वही करने लगे थे। मेरी माँ के पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। धीरे धीरे वो उदासी में डूबती हुई चली गई और साल भर के अंदर ही मेरी माँ भी हमसे दूर हो गई। मेरी माँ की भी मौत हो गई और मैं बिन माँ की बच्ची बन गई। वैसे तो मेरे चाचा चाची बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत प्यार से मुझे पाला। बड़े होने के बाद उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा भी दिया, लेकिन उससे मुझे माँ बाप का प्यार तो नहीं मिल सकता था ना। जब मैंने तुम्हारी हालत देखी तो मुझे लगा कि कहीं मेरी माँ की तरह तुम भी जीवन से मुँह ना मोड़ लो तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। एक तो इनके सर से पता का साया चला गया है। मैं तुम्हें गम में घुलते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर किया। मुझे पता है कि तुम्हें दुख हुआ होगा, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो सास की बातें सुनकर सुशीला हैरान थी।
वो अपनी सास के गले से लग गई और रोते हुए बोली कि मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा था कि नीलेश के जाने के बाद आप बदल गई, आपका प्यार एक दिखावा था। लेकिन सच में आपका प्यार तो ऐसा था कि आपने मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी ही नज़रों में खुद को गिरा दिया। ऐसा कौन करता है? सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली है। तो कांता जी ने बहू के माथे को चूमा और बोली, जल्दी से खाना खा लो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, दवाई खाकर आराम करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। सुशीला ने भी नम आंखों से सहमति में सर हिलाया। उसकी आधी बीमारी तो इसी बात से ठीक हो गई थी कि उसकी सास का व्यवहार आज भी उसके लिए वैसा ही था। उसकी सास आज भी उसे पहले की तरह ही प्यार करती थी, बल्कि अब तो कांता जी उसका और भी ज़्यादा ध्यान रख रही थी। साथ संगत जी, किसी एक इंसान के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत अच्छे से जुड़ा है, आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो निश्चित रूप पर आप उस इंसान को ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएंगी। लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहते हुए आपकी और भी जिम्मेदारियां बनती हैं, आपके और सदस्यों के प्रति भी कुछ फ़र्ज बनते हैं। तो आपको अपने गम को भुलाकर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, जैसे आज के साखी में सुशीला ने किया। कांता जी ने जब ये देखा कि उनकी बहू खुद को नहीं संभाल पा रही, तो जानबूझकर उन्होंने अपना व्यवहार अपनी बहू के लिए बदल लिया। इसी वजह से सुशीला के मन में तड़प उठी और उसने अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचा। साथ संगत जी, इंसान को इस संसार में दुखों को सहते हुए अपने हर एक फ़र्ज तो निभाने ही पड़ते हैं। जब तक ज़िंदगी भगवान ने दी है वो तो जीनी ही पड़ती है, काटनी ही पड़ती है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।